हेलो एवरीवन। आई होप तैयारी एंड ऑल काफ़ी बढ़िया चल रही होगी आपकी। एंड आपका एग्जाम भी है। कई लोगों का कल होगा, कई लोगों का परसों होगा, कई लोगों का 28 को होगा एंड ऑल। सीबीएसई एंड ऑल तो कैंसिल हो गया, बट आपका एनपेट है, तो एनपेट के लिए तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। सो कल की तरह ही कंटिन्यू करेंगे। वही हमारा एम होगा। जैसे क्यूए में हमारा एम था 45 मिनट्स, बट हुआ क्या प्रॉब्लम, 45 मिनट्स में तो हम कर नहीं पाए थे। एग्जाम में भी सेम चीज हो सकती है कि आपने कोई अपना एम बनाया है, बट हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए एक सेक्शन में। तो क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी कि दूसरे सेक्शन में ऑब्वियसली हमारा टाइम कम हो जाएगा। तो सेम चीज हमारी इस बार भी होगी कि अगर हमने क्यूए में ट्राई करा था 45 मिनट्स में, हम 50 मिनट्स में कर पाए, तो कई स्टूडेंट्स का यही आया था कि क्यूए में हमने 50 मिनट लगा दिए, तो बचे 50 मिनट में हमें 2 सेक्शन करने पड़ेंगे। हाँ, करने तो पड़ेंगे, क्यूए में हम टाइम लगा चुके हैं। बट अच्छी बात ये है, क्यूए में टाइम लगा है ना, तो इतनी बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि क्यूए सेक्शन ही आपका सेक्शन है जो सबसे ज्यादा टाइम लेता है। बाकी सेक्शन आपके कम टाइम में हो सकते हैं। तो इसका मतलब अब एलआर सेक्शन जो हम 35 मिनट्स देने वाले थे और वीए को 20 मिनट्स देने वाले थे, उसमें आप चॉइस करनी पड़ेगी, आपको चूज करना पड़ेगा कि आप एलआर सेक्शन को टाइम देना चाहोगे कम या वीए सेक्शन को कम देना चाहोगे। एज पर मी वीए सेक्शन का इतना टाइम नहीं काटना चाहिए, क्योंकि 20 मिनट्स पहले कम दे रहे थे आप। एलआर को ही थोड़ा सा कम कर लेते। तो आज का एम रखेंगे हम कि एलआर सेक्शन आपका 30 मिनट्स या 31 32, ऊपर नीचे 1 2 मिनट चल सकता है, बट अराउंड 30 मिनट्स के आसपास में कंप्लीट करने की ट्राई करें। ठीक है। आज की क्लास में मेरा एम ये नहीं है कि आपको सॉल्यूशन एंड ऑल बताना है कि ये क्वेश्चन ऐसे होता है ऐसे होता है। मैं अपने वे में ट्राई करूंगा सॉल्व करने की। मोस्टली ट्राई करूंगा कि मैक्सिमम चीज मैं लिख पाऊँ, कि सो दैट आपको पता भी चले कि मैंने क्या क्या करा है एंड ऑल। उसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, बट आई होप समझ आ जाएगा उससे थोड़ा बहुत। कुछ कुछ क्वेश्चन मैं बोल बोल के करूंगा। कई बार कई क्वेश्चन मैं मन मन में बोल देता हूँ, उस चीज के लिए माफ। कि पता है, मतलब फ्लो फ्लो में सॉल्व करते करते ऐसे मन मन में गुनगुना गुना के कई बार क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। तो अगर ना समझ आए तो उस चीज के लिए एडवांस में सॉरी। सेकेंडली, कई स्टूडेंट की ये भी डाउट है, रिसेंटली मैंने भी सुना है, मैंने एग्जैक्टली देखा नहीं है, फॉलो नहीं कर पाया उस चीज को, कि सेक्शनल टाइमिंग रिमूव हो गई है। मतलब आपका सेक्शनल टाइमिंग आ गई है कि आपका ऐसा है कि ये किसी ऑर्डर में कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने पहले क्यूए करा फिर आप बीए जाके या फिर दोबारा से क्यूए में वापस आ जाए। शायद से कुछ ऐसा है, चेक कर लेना, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। कि हम सेक्शन विजिट नहीं कर सकते, रीविजिट नहीं कर सकते अगर आपने एक सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि आपको टाइमिंग तो विजिट नहीं करेंगे, तो अपना एम यही रखते हैं कि एक सेक्शन आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद उसको विजिट करना ही नहीं, तो हम अपना वही चीज कंटिन्यू कर सकते हैं। आई होप अब सेक्शनल टाइमिंग ना हो एग्जाम में। सेक्शनल टाइमिंग होगी तो ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। अदरवाइज यही कंसिडर करके चल रहे हैं कि हमें एलआर सेक्शन 30 मिनट्स में कंप्लीट करना है। ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि आपका एग्जाम भी है, तो ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बना रहा, तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो अपना स्टार्ट करते हैं सेक्शन के अंदर। इसके अंदर सबसे पहले हम एक बार देख लेंगे कि एलआर सेक्शन, इसके अंदर केसलेट वाले कितने आए हैं और इंडिविजुअल कितने क्वेश्चन आए। ठीक है। और सेकेंडली, जैसे अभी आपने नोटिस कर रहा हूँ, थोड़ा फास्ट फास्ट कर रहा हूँ, सब कुछ फास्ट फास्ट बोल रहा हूँ। एग्जाम के अंदर भी आपकी सिचुएशन ऐसी होती है कि एकदम से हर चीज जल्दी जल्दी करना चाहते हो आप, कैसा टाइम वेस्ट ना हो एंड ऑल। हड़बड़ी नहीं करनी, आराम से रिलैक्स करना है। नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हो, 10 15 सेकंड से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि 10 15 सेकंड अगर आपने रिलैक्स नहीं करा, तो एकदम से आप हड़बड़ी में ना जो क्वेश्चन आपको आते हैं, आप उस चीज को भी गलत करते हो। 5 10 सेकंड 10 15 सेकंड रिलैक्स कर लो, आराम से शांति से बैठ जाओ। अगर पानी पीने का ऑप्शन है एग्जाम में, तो आराम से पानी पी लो 5 मिनट, सॉरी थोड़ी देर, 5 10 सेकंड आराम से पानी पियो। टेक अ डीप ब्रेथ कि आप रिलैक्स हो, पिछले सेक्शन को भूल जाओ। अच्छा गया तो और कॉन्फिडेंट मत हो, बुरा गया है तो दुखी मत हो, भूल जाओ पिछला, पास्ट है पिछला सेक्शन। अब नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। इस सेक्शन के अंदर मेरे अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो पता होना चाहिए आपके केसलेट्स कितने आ रहे हैं एंड आपके इंडिविजुअल क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं। ठीक है। अगर मान लेते हैं आपके केसलेट्स ज्यादा आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल 15 से ज्यादा आ रहे हैं आपके ग्रुप वाले क्वेश्चन, तो उन क्वेश्चन से मेरे अकॉर्डिंग स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है। अगर नहीं आ रहे हैं तो देख लेंगे कि उससे स्टार्ट करना चाहिए या उससे स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले 1 2 मिनट हम ट्राई करेंगे, ऊपर ऊपर से चेक कर लेंगे कि आपका कौन सा सेक्शन वाले केसलेट्स वाले हैं एंड कौन से सेक्शन वाले वैसे हैं। ऊपर से एनालाइज करेंगे एलआर में ना, जैसे क्यूए की तरह नहीं कि सीक्वेंस से स्टार्ट करो। एलआरडीआई सेक्शन में रिकमेंड करता हूँ एक बार ऊपर ऊपर से देख लो सारे क्वेश्चन को, कि एग्जैक्टली आपको पता हो कि बच्चे टाइम में मेरे सामने क्या आने वाला है। ऐसा ना हो कि सरप्राइजिंग कि आप एकदम से टाइम कम बचा है और देखते हो बड़े बड़े सेट आ गए हैं 5 और आपके पास 10 मिनट ही बचे हैं, और आप अब चूज ही नहीं कर पा रहे कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा नहीं करना है, उसमें टाइम वेस्ट हो जाए। तो इस चीज के लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर होने के लिए पहले एक बार 1 2 मिनट में देख ही लेते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता उस चीज में। ठीक है। एंड आप मेंटली रेडी होते हैं कि कौन से आएंगे। स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रक्शन तो क्या ही पढ़नी, पिछले वाले में पढ़ चुके थे हम। तो है, अच्छा तो क्यों आ गया।
आपका ये तो सिंगल क्वेश्चन है, सिंगल क्वेश्चन है, सिंगल क्वेश्चन है, सिंगल क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन, ये आ गया आपका DI। इनको मैं मार्क कर देता हूँ कि अलग से मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँ। ये भी DI आ गया, ये सिंगल क्वेश्चन आ गया, मतलब 2 क्वेश्चन का DI था यार। देन ये सिंगल क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन, एक एक स्किप करके कर लेते हैं, ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। इसके पीछे है कोई? हाँ, ये आपका केसलेट स्टार्ट हुआ है। अच्छा, ये वो वाले आ गए सिलेक्शन क्राइटेरिया वाले क्वेश्चन है। तो जो कई स्टूडेंट पूछ रहे थे ना सिलेक्शन क्राइटेरिया के क्वेश्चन क्या होते हैं, ये वाले होते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया वाले क्वेश्चन। एंड ऑल 5 क्वेश्चन आ गए यार इसके, मतलब ये तो करने लायक है और इजी भी होते हैं ये वाला टॉपिक। एंड आपका सिंगल क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आ गए यहाँ पे DI के। सो फर्स्ट और लास्ट को मैं मार्क कर देता हूँ, काइंड ऑफ आइडिया लग जाएगा इससे। देन सिंगल क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन, सिंगल, सिंगलेट, 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 ये आ गया DI दिख रहा है, इसके भी 1-2 होंगे। इसके कितने हैं? ये भी सिंगल है। 2 क्वेश्चन है और लास्ट में ये DI, ये DI, ये DI और ये एक सिंगल क्वेश्चन है, तो मतलब यहाँ तक DI है आपका। ठीक है, तो सिंगल से स्टार्ट करते हैं, कम ही दिख रहे हैं मेरे को DI के। 1-2, चल क्या काउंट करना है, सिंगल से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो कितना टाइम बचा अभी अपने पे? हाँ, मतलब अराउंड 2 ही मिनट वेस्ट हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका, ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, सिंपल। पहले तो ये देख लेते हैं, सबके अंदर ऑर्डर तो सबका सेम लिखा है, ये गोले वाले बीच में है, ये इसमें है, तो वो चीज़ें चेक करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, फिर अब इनकी डायरेक्शन ही मैटर चेंज कर रही है, आई गेस। डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो सिंपल क्या चेक करना, ऑल्टरनेट हो रहा है हर चीज़। ठीक है, तो इसका ऑल्टरनेट हो जाएगा, हमारा होना चाहिए, यहाँ पे बना लो तो एक एक फिगर में देखने से बेटर है, इसका ऑल्टरनेट बना देते हैं। एक स्टेप नीचे आएगा तो ये आपका ऐसा बनना चाहिए, ये आपका नीचे आ जाएगा तो ये आपका कुछ ऐसा बनना चाहिए, और ये आपका ऊपर चले जाएगा तो ये आपका कुछ ऐसे बनना चाहिए। ऐसी कोई फिगर है आपकी? हाँ, ये पहली वाली फिगर है हमारी, ये हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मैं पिछले का रब नहीं कर रहा, ठीक है, अब कर लेते हैं। तो ये है ए प्लस, ए का मतलब प्लस है, मतलब 4 + 6 है। माइनस का मतलब, बी का मतलब माइनस है, बी कहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 2 - 8 है। डी का मतलब है डिवाइड, 8/4 है। एंड आपका सी का मतलब है मल्टीप्लाई, तो 12 × ये है 8/4 आपका हो जाएगा 2। 12, 24 - 2 + 6, ये आ गया 30 - 2 दैट इज 28। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है आपको 4 लोगों की टीम बनानी है। एक चार, चार लड़कियां हैं, 4 लड़के हैं। कंडीशन दी है बी और डी साथ होने चाहिए, जिसमें नहीं होंगे उनको अलग कर देते हैं। इसमें साथ हैं, इसमें दोनों साथ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब होंगे तो साथ होने चाहिए। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। ए एन सी साथ नहीं होने चाहिए, इसमें है ये गलत हो गया, इसमें है ये गलत हो गया। ठीक है, अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? सी कैन नॉट गो विद एफ, सी एफ है यहाँ पे, कोई ऐसा है ही नहीं। और आपका एफ एन एच साथ होने चाहिए, तो यहाँ पे है ही नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देयर मस्ट बी इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। अच्छा, बॉयज ठीक है, मतलब बी सी डी में, ए बी सी डी में से कोई भी सारे, 1-2 आने चाहिए मिनिमम, बी डी। ये तो गलत हो गया, 3 आ गए यहाँ से, तो बच्चा यही है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर इज सी ऑप्शन। आई होप मेरी आवाज़ सही आ रही होगी, ज़्यादा स्लोली नहीं बोल रहा हूँ, मेरे ढंग से आ रही होगी। देन आपका ये वाला है, व्हाट परसेंटेज ऑफ नॉन एम्प्लॉयड विलेजर्स आर ग्रेजुएट। सबसे पहले नॉन एम्प्लॉयड विलेजर्स निकालने पड़ेंगे। विलेजर भी होना चाहिए, बेरोजगार भी होने चाहिए, मतलब ये हो गए ये इसके बाहर, तो मतलब 20 तो टोटल है। आपको बताना है इनमें से ग्रेजुएट कितने हैं, मतलब ग्रेजुएट भी होने चाहिए 7। 7/20 × 100 हो जाएगा आपका 35%, 35%। ऑप्शन नहीं है, अच्छा ये रहा, दैट इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट इज आपका
व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स हु अपीयर्ड फॉर मैथमेटिक्स बट नॉट स्टैटिस्टिक्स पेपर? तो मतलब लड़की भी होनी चाहिए, गर्ल मतलब सर्कल है, मतलब सर्कल का पार्ट होना चाहिए, हु अपीयर्ड फॉर मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स होना चाहिए बट स्टैटिस्टिक्स नहीं होना चाहिए। मैथमेटिक्स क्या है आपका? ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब ये दोनों आ गए, बट स्टैटिस्टिक्स नहीं होना चाहिए। स्टैट्स हो गया आपका 4 है यहाँ पे, तो मतलब 2 आना चाहिए आपका, 2 ऑप्शन में है, तो आपका आंसर आ गया 2। नेक्स्ट देखते हैं। और क्वेश्चंस में ना इसमें चेक मत करना, स्पीड टेस्ट है आपका नरसिंह जी, इसके अंदर आप चेक करने में टाइम वेस्ट कर लेते, आप मतलब तरीके से उल्टा गलत ही कर रहे हो, आप दोबारा से चेक कर रहे हो, जो आंसर है नेक्स्ट मूव करते जाओ। अच्छा ये तो हम अभी स्किप करने की सोची थी, इसको बाद में देखेंगे, सिंगल वाले क्वेश्चन कर लेते, अभी सही लग रहा है। डी वॉज ऑफर्ड, कुछ इनके बारे में डिफरेंट प्रोग्राम है, ए बी सी डी ई एफ, ऑफर्ड मंडे टू सैटरडे, ठीक है। डी वॉज ऑफर्ड द डे जस्ट आफ्टर बी, तो डी को बी के बाद ऑफर करा है, विच वॉज नॉट ऑफर्ड ऑन वेंसडे, बी आपका वेंसडे नहीं है, ऐसे लिख लेते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। डी वॉज ऑफर्ड, यहाँ पे आपका ये वेडनेसडे को बी नहीं है, देयर वाज टू गैप ऑफ 2 days बिटवीन डी एंड एफ, ठीक है। सो एंड एफ वाज नॉट ऑफर्ड ऑन लास्ट डे, एफ लास्ट डे नहीं था, इसका मतलब डी पक्का, एफ ऊपर ही आ रहा होगा, नीचे तो नहीं आ रहा होगा, या तो एक केस बन रहा होगा बी डी ऐसे हो, या बी डी ऐसे हो, इसमें तो गलत हो जाएगा एफ, और इसमें ये तो ऐसे ही गलत है, इस केस में एफ ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब मल्टीपल केसेस बन रहे हैं अभी। ए वॉज ऑफर्ड सम डे आफ्टर डी बट नॉट ऑन द लास्ट डे, तो ये वाला केस तो गलत हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस केस में पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये हो सकता है, बट इस केस में भी एफ बनेगा ही नहीं, एफ की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये भी केस गलत होगा, बच्चा यही वाला केस दिख रहा है मेरे को। सो एफ और डी के बीच में 2 दिन का गैप है, तो यहाँ पे एफ आ जाएगा। ए वॉज ऑफर्ड बट आफ्टर सम डे बट नॉट लास्ट डे, इन दोनों में से कोई दिन होगा। सी वॉज ऑफर्ड जस्ट बिफोर एफ, तो यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए हो जाएगा, तो यहाँ पे लास्ट डे कौन आ गया? ए बी सी डी एफ टी ई, ई आ जाएगा, सो आंसर इज ई। पता नहीं मैंने सही करा है नहीं करा है, बट ठीक है, जो आया है वही है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। आई नो मुश्किल होता है ये वाला पार्ट, बट नहीं करना टाइम वेस्ट। ऑल बुक्स आर वैल्यूएबल, सम बुक्स आर फिक्शन, सम फिक्शन आर नॉवल, कंक्लूजन सम वैल्यूएबल आर फिक्शन, फिक्शन और वैल्यूएबल के बीच में कनेक्टिंग है, बुक है, ऑल से रिलेशन है, तो इसका मतलब ये वाला पहले वाला तो सही है। दूसरा सम नॉवल और बुक, नॉवल और बुक के बीच में रिलेशन फिक्शन ला रहा है, सम है दोनों के बीच में, तो ऑब्वियसली इन दोनों को नो नेगेट कर सकता है, तो ये गलत है। एंड नो नॉवल, नॉवल इज अ बुक, नॉवल और बुक के बीच में नो को सम नेगेट कर देते, तो दोनों एक दूसरे को नेगेट कर रहे हैं, जनरली एक दूसरे को नेगेट कर रहे होते हैं, तो उस पर क्या होता है आपका, ईदर वाला केस आता है, तो पहला ठीक है, और इधर 2 और 4 3 कंक्लूजन, ठीक है, परफेक्ट है। नो हाउस इज अ बिल्डिंग, ऑल बसेज बिल्डिंग्स आर मेंशन, सम हाउस आर मेंशन, नहीं ये तो गलत है, कोई एक से, नो हाउस इज मतलब गारंटी नहीं कर सकते आप, नो भी हो सकता है सम भी हो सकता है, गारंटी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है सम मेंशंस आर बिल्डिंग, हाँ ये तो ऑब्वियसली होगा, सेकंड कंक्लूजन फॉलोज। आपका इज निमिष ऑल्डर देन कार्तिक, मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालनी पड़ेगी, ऐसे ग्रेटर देन एंड ऑल करके देख लेते हैं। कार्तिक इज यंगर देन राहुल, हु इज ओल्डर देन नितिश, निमिष, सो राहुल इज ओल्डर देन निमिष, इससे तो कोई रिलेशन नहीं आ पा रही है, पता चल रहा है राहुल से रिलेशन, एक दूसरे के इंडिविजुअल रिलेशन नहीं पता चल रहा, तो पहला तो गलत है। दूसरा कार्तिक इज ओल्डर देन रमेश एंड ऑल्सो रवि, एंड निमिष इज यंगर देन रवि, हाँ यहाँ से तो रिलेशन आ गया इनका, ठीक है। तो सेकंड से आपका आंसर आ रहा है, सेकंड आंसर आता है स्टेटमेंट, ओनली स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट।
ठीक है। नेक्स्ट आपका PQRST, यू टेक अ टेस्ट, आर स्कोर मोर देन PNS, आर इज ग्रेटर देन, ऐसे लिख लेते हैं, आर, पी और एस कहीं पे आता होगा, एस एंड पी। ठीक है, इनका रिलेशन नहीं पता अभी एस एंड पी का, तो अभी नहीं लिखते। यू स्कोर लेस देन एस बट मोर देन पी। हाँ, अब ये आ गया, यहाँ पे यू आ गया और यहाँ पे पी आ गया। टी स्कोर मोर देन एस बट लेस देन आर, इनके बीच में टी आ गया। इफ क्यू स्कोर द लीस्ट, क्यू लास्ट में आ गया, तो व्हाट इज द रैंक ऑफ यू, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, रैंक यू की रैंक आ गई 4, सो आ गया फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं। In a seminar, many speakers held the view that attempts should be made to ensure employment opportunity for juvenile offenders. मतलब स्टेटमेंट में हमेशा assumption लेके चलते हैं, मतलब assumption हमेशा होती है कि कंसिडर करके कि स्टेटमेंट ट्रू है, तो क्या assumption उसने बोली है, कि क्या सोच के उसने, तो employing juvenile offender would reduce the number of reduce the burden of unemployment among adolescents. उनकी एम्प्लॉयमेंट की कौन बात करता है, बाल मजदूरी थोड़ी करा रहे हैं यहाँ पे, पहली बात तो गलत है। दूसरा है, मतलब पूरी दुनिया की तो नहीं करा रहे हम वहाँ पे बच्चों की। एम्प्लॉइंग जुवेनाइल ऑफेंडर इज अ स्टेप टू हेल्प देम रिटर्न टू द मेन स्ट्रीम। थोड़ी सा लॉजिकल तो लग रहा है, जब भी ऐसी बातें कर रहा होगा ये तो लॉजिकल स्टेप लग रहा है मेरे को। मैं श्योर नहीं हूँ, ऐसे क्वेश्चन में मैं तो कभी श्योर नहीं होता, बट एज पर मी इसका आंसर 2 होना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं। और नेक्स्ट है आपका, C is exactly midway between A and B. B is right of A as viewed by an observer. Observer में अपने आप को मान लेता हूँ, तो B is right of A, तो यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, इनके मिडवे C है, मतलब यहाँ पे जो गैप होगा वो बराबर होगा। एग्जैक्टली C की लेफ्ट से पोजीशन बतानी है। ठीक है, अभी तो कुछ नहीं बता सकते हम कि नंबर नहीं पता कहाँ पे है। A is 18th फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब यहाँ पे 17 लोग होंगे, यहाँ पे A होगा। एंड 15th फ्रॉम द राइट, मतलब यहाँ पे 14 लोग होंगे, यहाँ पे A होगा। एक्चुअली ये मैंने लिख दिया, बट आपको मैटर नहीं करता, बस आपको ये देखना था A कहाँ पे आ रहा है। इससे हमें ए पता चल रहा है, हमें टोटल पता चल रहे हैं, बी और सी के बारे में कुछ खास नहीं पता चल रहा है। देन देयर आर 5% बिटवीन बी एंड सी, हाँ यहाँ से कुछ पता चल सकता है, अगर पहली वाली स्टेटमेंट को हम भूल जाते हैं। अब इसको इग्नोर कर दो, इस पार्ट को इग्नोर दिस, एंड आपको इस पे फोकस करना है बी और सी के बीच में। तो आपको ये पता चला इन दोनों के बीच में 5 का गैप है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी 5 का गैप होना चाहिए, तो इनके बीच में रिलेशन आ गया। बट एग्जैक्ट पोजिशन तो यहाँ पे भी नहीं निकाल पा रहे कि ये कितना दूर है लेफ्ट से, तो सेकंड स्टेटमेंट से भी नहीं आ रहा। बट अगर दोनों को कंबाइन करोगे तो आप हर चीज निकाल सकते हो। तो आंसर इज बोथ स्टेटमेंट। यहाँ पे आंसर नहीं निकालना, आपको ये निकालना है कि आप आंसर निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। तो ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं लगना कि अच्छा कितनी वैल्यू आएगी एंड ऑल। ठीक है, नेक्स्ट आपका वो वाला, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया वाला। ठीक है, अब इसको देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। कितने क्वेश्चन कर रहे हैं हमने अभी तक, 12 कर रहे हैं, 13 मिनट लगे, सही है, अभी तक शायद से चल रहा है सीक्वेंस। Among heavy objects, P, Q, R, S, T, R is twice as heavy and 1.5 times as heavy as R, Q, S is twice as heavy as Q। ऐसे किसी रैंडम को मान लेते हैं, बीच वाली वैल्यू को मानना ज़्यादा आसान रहता है। Q को मान लेते हैं 100 मान लेते हैं, तो T कितना आ जाएगा, T विच इज़ 1.5 टाइम एज हेवी एज Q, तो T आपका 150 आ जाएगा, R आ जाएगा आपका 300 आ जाएगा। S इज थ्राइस एज हेवी एज Q, मतलब S आ जाएगा आपका 300 आ जाएगा, एंड 1.5 टाइम एज हेवी एज U, मतलब U आपका 200 होगा, एंड P इज ट्वाइस एज हेवी एज U, तो P आपका 400 हो जाएगा। हैवीएस्ट ऑफ ऑल बताना है, हैवीएस्ट तो यहाँ पे 400 दिख रहा है, सो आंसर इज P। नेक्स्ट देखते हैं, which of the following represent the number of students who play कबड्डी, फुटबॉल एंड क्रिकेट। मतलब तीनों का इंटरसेक्शन, तीनों का इंटरसेक्शन तो ऐसी है, इतना आसान, पता नहीं, ठीक है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कुछ ट्रिक हो, बट क्यों सेंटी होना। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हमारा केसलेट आगे, इसको स्किप करा, अब आगे ये वाले, इसमें हमें कोई पैटर्न निकालना है। पैटर्न क्या है, थ्री ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर लाइक इन अ सर्टेन वे एंड वन इज डिफरेंट, फाइंड द ऑड वन आउट।
ट्रायंगल के अंदर 5 साइडेड फिगर देन 3 साइडेड फिगर, ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा सा जूम आउट होता है, सॉरी क्या आ गया। सो 3 साइडेड, 5 साइडेड, 4 साइडेड, 4 साइडेड, 5 साइडेड, 3 साइडेड, 5 साइडेड, 4 साइडेड, 3 साइडेड, 6 साइडेड। हाँ यहीं पे गलती आ गई, ये आंसर है। यहाँ है ट्रायंगल, है ट्रायंगल के अंदर 2 लाइन है, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर 3 लाइन है, ठीक है। ये 3 लाइन आपकी बन गई 4 लाइन में कन्वर्ट हो गई, यहाँ पे 2 लाइन आपकी कन्वर्ट हो गई 1 2 3, 3 लाइन, मतलब +1 हो रही है नंबर ऑफ लाइन। तो यहाँ पे 4 है तो 5 साइडेड होनी चाहिए, ये सी गलत हो गया, बाकी तो ठीक है अभी तक। देन आपको 3 है तो अंदर वाली क्या होनी चाहिए आपकी, 4 लाइन्स होनी चाहिए, 4 लाइन्स। यहाँ पे तो आपकी 1 2 3 4 लाइन आ रही है, यहाँ पे 1 2 3 ये गलत हो गया, यहाँ पे 1 2 3 4 आ रही है, इसमें चूज करना है। ओरिएंटेशन तो कैसे बताएंगे यहाँ पे, ओरिएंटेशन तो नहीं निकाल सकते, पता मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। ये लग रहा है यार यहाँ पे जैसे थोड़ा थोड़ा मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल बना था तो काइंड ऑफ ट्रायंगल टाइप बन रहे हैं, यहाँ पे यू बन रहा है, इसमें मेरे को कुछ ऐसा बनता दिख रहा है, तो मे भी मुझे ये लग रहा है थोड़ा थोड़ा, 100% श्योर नहीं हूँ, क्योंकि इसके अंदर तो ये नहीं है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग तो वो आंसर है। ज़्यादा टाइम नहीं करना, सोचोगे, सोचने से टाइम वेस्ट होता है, मतलब अगले क्वेश्चन के लिए के साथ आप नाइंसाफ़ी कर रहे हो और ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो तो। Six friend A B C D E R F are sitting in a row. A is to the immediate right of D. D के जस्ट साइड में A है। There are 2% between D and F. या तो ये हो सकता है F यहाँ पे आएगा, या तो ये हो सकता है F यहाँ पे आएगा, ठीक है। There are 2% between D and F. A is to the limit, हाँ ठीक है। C is sitting next to F. C F के साइड में बैठा है, तो C या तो यहाँ पे बैठ सकता है या यहाँ पे बैठ सकता है, अभी देख लेंगे। एंड B is sitting next to E. B और E साथ आ रहे हैं, मतलब C F साथ हैं और B साथ हैं, ये अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं। इज एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, सो ई को अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये सी एफ बी बना सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी ये लग तो रही है। ये सब कुछ सही है, ए इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, दे आर 2% बिटवीन डी एंड एफ, सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू एफ, नेक्स्ट टू का मतलब इमीडिएट लेफ्ट राइट तो नहीं, बी इज सिटिंग नेक्स्ट टू ई, इज एट सिटिंग, पता नहीं और कोई पॉसिबिलिटी हो, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो कई सारी, मेरा गलती से स्ट्राइक कर रहा है तो मैं इतना टाइम वेस्ट करना नहीं चाह रहा इस पर। नेक्स्ट चलते हैं, पता नहीं मेरे ठीक होंगे नहीं होंगे, बट आपको समझ आ रहा होगा कि क्वेश्चन में सेंटीमेंट ही नहीं होते एलआर के, अदरवाइज नार्सिंग में तो काफी टाइम लग जाएगा आपको एलआर में, क्वेश्चन में आप टाइम इन्वेस्ट करने लग गए तो इतना। हाउ इज सी एग्जैक्टली रिलेटेड टू ए, आपको बताना है सी बी का भाई है, सी तो इसका मतलब सी का यहाँ पे मेरे को जेंडर पता चल गया इस स्टेटमेंट से, यहाँ से सी मेल है एंड डी इज डॉटर ऑफ बी, सिस्टर ऑफ ए, तो यहाँ से इनका रिलेशन भी पता चल रहा है, मतलब कोई फैमिली ट्री तो बन रहा है, इसका मतलब पहले से तो आंसर आ रहा होगा। ए सन ऑफ बी हु इज ब्रदर ऑफ सी, सी का यहाँ पे जेंडर नहीं पता, जेंडर नहीं पता तो इससे आंसर नहीं कर सकते, तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन सफिशिएंट आ जाएगा, सो आंसर इज फर्स्ट अलोन। नेक्स्ट है आपका रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ टू बाइसाइकिल इज 2:3, what with the price of first bicycle with a discount 10% 15% given on both the bicycles, इसका मतलब डिस्काउंट देने के बाद ये इतने आए हैं, ओके। डिफरेंस इन द डिस्काउंट ऑफ द टू बाइसाइकिल इज दिस, अगर इनका डिस्काउंट दे दे तो मतलब मान लेता हूँ इस वैल्यू को, अगर मैं 2x मान लेता हूँ, 3x मान लेता हूँ यहाँ से, तो इसका मतलब टोटल तो हमारा आ जाएगा x के फॉर्म में डिस्काउंट यूज करके,
और यहाँ पे भी x के फॉर्म में आ जाएगा। इनका डिफरेंस गिवन है तो x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आंसर तो आ जाएगा। सेकंड है डिस्काउंट ही गिवन है आपको, डिस्काउंट गिवन है तो ऑब्वियसली हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोनों से इंडिविजुअली आंसर आ सकता है, मतलब इधर अलोन आर स्टेटमेंट एट। मुझे आंसर नहीं निकालना, मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है ये, बस मेरे को चेक करना आंसर निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये क्या है, प्लस लिखना होता है, ऐसे नहीं लिख सकते थे, PLUS लिखा पूरा। P मीन्स प्लस, मतलब 18 प्लस 12, R का मतलब है मल्टीप्लाई, 6 का मतलब 6 होता है, Q का मतलब है माइनस, 3 का मतलब है 3, S का मतलब है डिवाइडेड बाय 9। 6 माइनस 3 हो गया 3 डिवाइड बाय 9 मतलब 1/3। 12 इंटू 1/3 हो गया 4। 18 प्लस 4 इज 22। नेक्स्ट देखते हैं कितने हो गए हमारे, 20 हुए आधे क्वेश्चन है यार अभी। हाउ मेनी चिल्ड्रन पार्टिसिपेटेड इन द स्कूल एनुअल फंक्शन? 60% ऑफ द एनरोल चिल्ड्रन आर इन द पार्टिसिपेशन, मतलब 60% ने करा है, इतने से तो कुछ नहीं आएगा, परसेंटेज आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा अनलेस हमें टोटल पता हो। यहाँ पर डिफरेंस गिवन है, मतलब यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, टोटल नहीं आएगा, मतलब रेशन आ जाएगा उनका डिफरेंस, बस इन दोनों चीज़ों को यूज करके आ जाएगा, दोनों बहुत टुगेदर नीडेड। सो हमेशा डेटा सफिशिएंसी में आप टाइम वेस्ट करते होगे उस चीज़ में, सॉल्व नहीं करना होता, बस चेक करना होता है हम सॉल्व कर सकते हैं नहीं कर सकते। ऑल मैनेजर्स आर इंटेलिजेंट, सम टीचर्स आर इंटेलिजेंट, ऑल इंटेलिजेंट पर्सन आर इधर मैनेजर और टीचर, जरूरी तो नहीं है, कुछ केस तो बन रहा होगा, हाँ नेगेटिव होने वाला बन रहा है। वेन डायग्राम बनाने की जगह आप सोच भी सकते हैं मेंटली, जरूरी नहीं है वेन डायग्राम बनाने में आपको टाइम वेस्ट करना है। सम इंटेलिजेंट पर्सन आर बोथ मैनेजर्स एंड टीचर्स। सम इंटेलिजेंट पर्सन आर बोथ मैनेजर एंड टीचर्स। हाँ सही बात है, सम इंटेलिजेंट पर्सन आर मैनेजर्स। सेकंड वाली अच्छा, बोथ मतलब दोनों एक साथ एग्जिस्ट करने चाहिए, वो तो जरूरी नहीं है, तो आई गेस स्टेटमेंट 3 सही है। मतलब अदरवाइज मतलब एम्बिग्यूटी लग रही थी मेरे को थोड़ी सी उस चीज़ में, बट वैसा ऑप्शन ही नहीं है तो मेरी किस्मत है कि दोनों ठीक हो। थर्ड वाली तो गारंटी ठीक थी आपकी। नेक्स्ट है, इट इज़ नाउ एसेंशियल दैट एवरी इंटरनेट कैफे शुड हैव एटलीस्ट वन CCTV कैमरा। ठीक है, पहली बात assumption अनडिजायरेबल एलिमेंट सेंडिंग अनवांटेड मैसेज कैन बी ट्रैक। सही बात है, इसी चीज़ के लिए यूज़ होता है कैफे में। ओनर ऑफ द कैफे नीड्स टू आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ कस्टमर टू मैक्सिमाइज इट्स सर्विस। ये क्या बात होती है, ऐसे तो मतलब हर गली मोहल्ले वाला हर दुकान वाला खोल के बैठ जाएगा कैमरा लगा के, कैमरे का पर्पस ये थोड़ी है। सो पहला ठीक है, दूसरा गलत है। ये मजदूरी होते हैं यार क्वेश्चन, तुक्का मार देता हूँ समझ गया ऐसे ही, क्यों टाइम वेस्ट करना है इसमें। ऐसे में तुक्का मारा, इसमें मार्क फॉर रिव्यू कर देता हूँ, बाद में देख लूँगा इसको। सेवन आपका DI आ गया, लास्ट ये देख लेते हैं। ये आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल इसी ओरिएंटेशन में रहा है, ये कलर उल्टे सीधे हो गए हैं, ये ऐसे था, ये टिल्ट हो गया आपका, ये हो गया है। इसी में ये चीज़ होनी चाहिए, ऊपर वाला टिल्ट हो जाना चाहिए। पहला टिल्ट नहीं हुआ है, दूसरा टिल्ट नहीं हुआ है, तीसरा टिल्ट नहीं हुआ है, एक ही टिल्ट हुआ है। आई होप यही होगा। इंग्लिश कहाँ से आ गया। ठीक है, कितने बजे हैं और टाइम कम है। इनमें से पहले चूज कर लेते कौन सा करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए। 5 मिनट बचे हैं, 5 क्वेश्चन वाला ज़्यादा सही लग रहा है, जैसे पढ़ना पड़ेगा यार ये। DI कर लेते मेरी कैलकुलेशन अच्छी, मैं तो ये कर रहा हूँ। आपको अगर 0.65 प्लस 0.85 आपका कुछ क्या गिवन है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए। आपका है इसमें वो गिवन है, वीट गिवन, हमें निकालना क्या है, आपको अमाउंट निकालना है। ठीक है, सो एवरेज अमाउंट निकाला अगर हर साल 200 है, ठीक है। तो ऐड कर लेते हैं, इनका एवरेज आएगा, इन दोनों का एवरेज हो गया, मतलब इनको ऐड करेंगे तो 1.5
प्लस 0.8 हो गया आपका 2.3 प्लस 0.65 प्लस 0.95 करेंगे तो 1.6 आएगा, तो 3.9 हो गया, प्लस 1.5 करेंगे तो ये 5.5 हो गया। 5.5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आएगा 0.79 आएगा अप्रोक्स। इसको इंटू 200 करेंगे तो अराउंड 150 में आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है, वही आपका आंसर है। नेक्स्ट रेशियो ऑफ wheat sold in 2014 to is this 13:10। वहाँ पे 2200 क्विंटल थे प्रोड्यूस इन 2017, तो उसका इतना आ जाएगा 150 आ जाएगा 0.75। इसका मतलब वो वाला पार्ट आ जाएगा, इसको 30% इंक्रीज करेंगे तो 195 आएगा। 195 किसका 0.65% होता है, वो होता है आपका 300 का होता है। तो आपसे क्या पूछा है, हाउ द, वही चीज़ पूछी है। सो आगे ये नेक्स्ट आपका, if the ratio of the wheat in the years 2011, 12, 13 was 3:2:1, if the 425 quintal of the wheat were produced sold in 2012, what was the average wheat production during 3-year period? प्रोडक्शन का रेशियो 3:1 है, तो मतलब बीच वाले की 2012 की वैल्यू निकल जाए प्रोडक्शन, वही हमारा एवरेज होगा, क्योंकि तीनों का एवरेज हमारा 2 आता है। अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन, तो ईजी है। 425 गिवन है, 425 कितना परसेंट है, कौन सा ईयर, 2012, 0.85%। 0.85% किसका होगा ये हो जाएगा 500 का। आ गया। नेक्स्ट आपको बचा है 3 मिनट बचे, तो और कोई छोटा सेट कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। आपका अगर इनका डिफरेंस है 100, इनका डिफरेंस है 100, इनका डिफरेंस है 60, हमें निकालना क्या है, एवरेज नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव पर कंपनी। ठीक है, ये आपका एम्प्लॉयज है, ये नॉन एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, मैं डिफरेंस यही निकाल रहा हूँ। मेरी आदत होती है हमेशा जी, ग्राफ में देखते सबसे पहले डिफरेंस ही चेक करता हूँ। तो ये आ गया आपको दोबारा से 60, ये दोबारा से आ गया 70, ये आ गया 100, तो ये आ गया 300, 420, 490, 490 को 420 प्लस 70 करेंगे तो 490 आएगा। उसको डिवाइड बाय कितने हैं, 6 साल है, अच्छा 6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 81.6 समथिंग आएगा, तो 82 आ जाएगा। The number of employees in A and B are reversed, so that also between C and D, A और B रिवर्स हो गए हैं, C और D leaving the number of non executive intact. What would the ratio of the executive in A and B to that in C and D? मतलब ऐसे ही है, रिवर्स हो गए हैं, तो इनका डिफरेंस आ गया 60, इनका डिफरेंस आ गया 140, मतलब ये तो 200 हो गए। सी एंड डी में इनका डिफरेंस आ गया 20, इनका डिफरेंस आ गया, इनका डिफरेंस 20, इनका डिफरेंस आया है 100, तो 120, 5:3 आना चाहिए रेशियो, 5:3 है रहा। नेक्स्ट है आपका, कंपनी है ए, कंपनी बी है, सेम ही ग्राफ गिवन है दोनों, बस कलर चेंज कर दी, ये कम जाता है। What is the ratio number of employees in the marketing department to the number of employees in the IT department of B? मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ ए कितना आ गया, मार्केटिंग ऑफ ए 18 है, तो 18 इंटू 16 1600 है, इज टू आई आई टी ऑफ बी, बी का आई आई टी है 18 इंटू 20, अरे बढ़िया कट गया, तो इनका रेशियो हो गया 4:5। डी आई आसान आया हुआ यार इसमें, पहले यही कर लेना चाहिए, तो गलती करी, कुछ नहीं कर सकते उसका। तो टोटल नंबर ऑफ कंपनी एम्प्लॉयज इन द कंपनी एन बी आर रिवर्स्ड, तो पहले इनका रेशियो था, इसमें ना वैल्यू मत निकाला करो, रेशियो काफ़ी काम आता है। इनका रेशियो 4:5 है टोटल का,
What with the ratio of number of employees in IT department to those in A? IT डिपार्टमेंट का यहाँ पे रेशियो है आपका 5:6 है। ठीक है, अगर रिवर्स कर दिया इन चीज़ों को तो इनका रेशियो क्या 5:4 हो जाएगा ये वाला चीज़। आईटी के अंदर तो आ गया आपका ए के अंदर 25 आ गया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ गया। तो आपसे पूछा है बी का ए से पूछा तो आंसर उल्टा हो जाएगा 24:25। अरे यार टाइम हो गया, 1-2 मिनट ऊपर चलता है कोई नहीं। आपको प्रोडक्शन अकाउंटिंग एंड ऑल है, आपको क्या बताना है विच आर द फॉलोइंग एम्प्लॉय सेम आ जाएंगे। अच्छा, एम्प्लॉय सेम जब आएंगे, ये क्या हो गया शिट, एम्प्लॉय सेम आएंगे आपके, इनका रेशियो अगर 4:5 है तो एम्प्लॉयज का रेशियो परसेंटेज का रेशियो 5:4 आना चाहिए जब भी आएंगे। चेक कर लेते प्रोडक्शन और अकाउंटिंग के अंदर, प्रोडक्शन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कहाँ गया, अकाउंटिंग कहाँ गया, ये ना ये तो नहीं है। आईटी मार्केटिंग, आईटी और मार्केटिंग, हाँ इनका रेशियो आ रहा है 5:4, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, सो हमारे ये हो गया, हमारे बच्चे हैं 7 क्वेश्चन बचे हैं। स्पीड तो ये कह रहा था इस पेपर में इतनी दिक्कत आती है ये चीज़ करने के बाद भी। तो ये वाला एक और देख लेते छोटा सा कि what percentage approximately passing from both institution did not pursue higher studies, pursuing higher studies। मेहनत लग रही है मेरे को इस क्वेश्चन में, तो आप एग्जाम में तो मैं बोलूँगा तुक्के मार दो कुछ भी, बी कर देते हैं सबके, इसका भी बी कर दो। ठीक है, एज पर मी अगर मैं एग्जाम में होता और अगर ये मेरा दूसरा सेक्शन होता, मैं इस मोमेंट पे छोड़ देता, इतना रिस्क नहीं लेता मैं, यहाँ पे मैं ऐसे बी सबके करके चले जाता, मैं वो सेक्शन कर लेता। बट ये वाला बस मैं बता रहा हूँ, मैं अपना काइंड ऑफ फिनिश कर चुका हूँ एलआर सेक्शन। काइंड ऑफ मेरे 35 क्वेश्चन हुए हैं, जितने मिनट्स थे मेरे 32 मिनट्स के आसपास में 35 क्वेश्चन हुए हैं। अब ये वाला बस मैं क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, ये वाला तसल्ली से करके दिखा रहा हूँ कि ये वाले में कई लोगों को प्रॉब्लम होती है सिलेक्शन क्राइटेरिया वाले क्वेश्चन करने कैसे, तो ये वाला मैं एक बार करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसको कंसिडर मत करना टेस्ट वाला पार्ट में, इसको मैं शांति से एक बार करके दिखा रहा हूँ, तो इसके बाद खत्म कर देंगे सेशन को। The following criteria are to be fulfilled to waive the tuition fee of the student. The student should have secured not less than 65% in the higher secondary examination. The annual income of the student must not exceed, मतलब सबकी कंडीशन गिवन है। ठीक है, however if the student fulfill all the above criteria except ए और ई, ए और सी अगर एक्सेप्ट क्राइटेरिया उसने फुलफिल नहीं करा है तो एक और कंडीशन दे दी आपको। ठीक है, एंड डी अगर उसने फुलफिल नहीं करा है एंड उसके 75% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं तो उसको हम डायरेक्ट रेफर कर देते हैं। ठीक है, मतलब 4 केसेस हैं, वेव करते हैं, नहीं करते हैं, प्रिंसिपल के पास जाते हैं, डायरेक्टर के पास जाते हैं। ठीक है, देख लेते क्वेश्चन कैसे कैसे हैं इसके, हर क्वेश्चन में ये चीज़ पूछी गई है। गलती करी, ये वाला करना चाहिए था, बट बाद में पता चलता है। नलिनी इज रिसीविंग अ स्कॉलरशिप ऑफ 1500 पर एनम। सबसे पहले देखते हैं कौन सा क्राइटेरिया ये फॉलो करती है। स्कॉलरशिप मिल रही है, स्कॉलरशिप वाला क्या था, स्टूडेंट मस्ट नॉट बी रिसीविंग एनी स्कॉलरशिप और इफ शी इज अमाउंट मस्ट बी लेस देन 18,000। तो पहले वाला क्राइटेरिया ये फॉलो कर रही है। ठीक है, एंड एज हर पेरेंट्स आर अनएम्प्लॉयड सो नीदर द शुड हैव बीन एम्प्लॉयड, मतलब अनएम्प्लॉयड है तो और बढ़िया है। ठीक है, इन द फैमिली एंड फैमिली इनकम इज लेस देन 40,000, ये भी ठीक है। एंड सिक्योर्ड 65% इन हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, शुड सिक्योर नॉट लेस देन, मतलब 65 तो ला सकती, चारों ठीक है, तो इसको तो वही पैसे दे देंगे, इसकी फीस माफ करो, तो ये ठीक है। अगला है राजन कम फ्रॉम फैमिली विद एनुअल इनकम ऑफ 38,000। ठीक है, मतलब सही परिवार से है स्कॉलरशिप देने के लिए। एंड अ हैज पेरेंट हु आर अनएम्प्लॉयड, मतलब अनएम्प्लॉयड है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ही फेल्ड टू सिक्योर अ स्कॉलरशिप एज ही स्कोर्ड 64% इन द हायर एग्जामिनेशन, मतलब ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत होती है, हम कौन सी इस वाले केस के अंदर जाएंगे चेक करने, दूसरा चेक ही नहीं करना आपको, इनमें से एक गलती होती। इफ हिज एनुअल
पेरेंट इनकम इज 36,000, लेस देन 36,000, तो रेफर करते हैं प्रिंसिपल को। इसकी है 38,000, तो प्रिंसिपल को भी रेफर नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब इसकी फी वे भी नहीं करेंगे, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है इसका, तो इसको वेव नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका, प्रकाश इज अवॉर्डेड अ स्कॉलरशिप वर्थ 18,000 पर एनम फॉर हैविंग सिक्योर्ड 80%। मार्क्स बढ़िया हैं इसके, तो स्कॉलरशिप वर्थ 18,000 मस्ट बी लेस देन होनी चाहिए, एग्जैक्ट नहीं हो सकती, तो मतलब पहले वाले इस वाले केस में आ गया। एंड डी वाला है इसका, क्योंकि ये वाली चीज़ मेरे को 80% अच्छी लग रही है देखने में। नीदर ऑफ द स्टूडेंट पेरेंट्स शुड हैव बीन एम्प्लॉयड इन द प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर। हिज पेरेंट्स आर अनएम्प्लॉयड एंड द फैमिली इनकम इज 35,000। ठीक है, मतलब ये वाला भी सेटिस्फाई कर रहा है एंड अनएम्प्लॉयड भी। ठीक है, बस ये वाला चेक कर लेते हैं कि 35,000 से लेस है तो उसको प्रिंसिपल को रेफर करते हैं। हाँ, इसको तो प्रिंसिपल के पास भेज देंगे, क्योंकि इसकी 35,000 है, सैलरी घर वालों की 36,000 से कम है। नेक्स्ट है, अनीता हैज पास द सेकेंडरी हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन विद 77% ऑफ मार्क्स। 77% ऑफ द मार्क्स हैं अनीता के, एंड स्टेज इन द कॉलेज हॉस्टल एज हर फादर वर्क्स इन अ प्राइवेट कंपनी। मतलब यहीं पे दिक्कत आ गई है। तो अगर यहाँ पे ये क्राइटेरिया फेल होता है तो हम यहाँ पे चेक करने जाते हैं, अदरवाइज फीस वेव नहीं होगी इसकी। अगर उसके 75% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं तो डायरेक्टर को भेज देते हैं, 77% है तो ये जाएंगे डायरेक्टर के पास। तो ये आ गया ये वाला आंसर। अगला है, रमेश इज द सन ऑफ अ मैकेनिक इन द गवर्नमेंट प्रेस। गवर्नमेंट मतलब पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में से कुछ आ गया। एंड सैलरी ऑफ 3,500 अ मंथ, विच इज ओनली सोर्स ऑफ इनकम इज फॉर हिज फैमिली। He receives scholarship worth 18,000 for having secured 77% in examination. What would be decision taken for the Ramesh? गवर्नमेंट आपका होता है ना, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर आई गेस। अच्छा सॉरी, 35,000 आप मंथ लिखा है, तो उसकी सैलरी हो जाएगी पूरे साल की, हो जाएगी 42,000 हो जाएगी। तो एनुअल सैलरी ऑफ द फैमिली हमारी हो जाएगी ये तो ठीक है। उसके मार्क्स कितने आए हैं, मार्क्स भी ठीक है। एंड ही रिसीव्स स्कॉलरशिप वर्थ 18,000, मस्ट नॉट बी लेस देन, तो ये भी ठीक है। ये वाले पार्ट में कंफ्यूजन हो रही है, ये वाला गलत लग रहा है। गलत लगने पे हम चेक करते हैं कि इसकी परसेंटेज ज़्यादा होनी चाहिए। तो एज़ पर मी इसका भी आंसर येगा कि भाई सब जाएंगे डायरेक्टर के पास, वो उन्हें पैसे माफ़ कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है, सो हमने कंप्लीट कर लिया। टाइम तो टेक्निकली देखने में आपको रियलाइज़ हो गया होगा कि हमें 40 मिनट के आसपास लग गए हैं। तो आपकी चॉइस है एग्जाम में क्या कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग जो सिलेक्शन क्राइटेरिया वाला क्वेश्चन था मैं छोड़ देता, चाहे मेरे को आता है मैं छोड़ देता, कि उसके कारण ना मेरे इंग्लिश सेक्शन में कई सारे में क्वेश्चन कर सकता था, वो मैं कर लेता। आपकी चॉइस है, अगर आप इसको करना चाहते हो, आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश एंड बाकी में एक्यूरेसी की परसेंटेज चांसेस कम है, कि एक्यूरेसी कम रहती है, तो आप इस चीज़ को कर लेते। अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश एंड ऑल ज़्यादा अच्छी है और इंग्लिश के लिए बिल्कुल टाइम नहीं बचा है, तो ये वाला स्किप कर सकते हो, बड़ा केसलेट वाला क्वेश्चन। इंडिविजुअल क्वेश्चन स्किप करना थोड़ा गलत हो जाता है, पूरा केसलेट स्किप करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, केसलेट में होता है कि एक बार फंस गए तो काफी फंस जाते हैं, इस वाले केस में इजी था, एग्जाम में कई बार डिफिकल्ट भी आ जाती है। ठीक है, आई होप आपको सही लगी होगी वीडियो एंड ऑल। ठीक है, चलो टेस्ट को तो खत्म करते हैं। सो आई होप सब कुछ सही होगा, एंड ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। लेट मी नो एग्जाम के बाद। अब तो आपका आई एम रोहतक एंड ऑल कैंसिल हो गया, बाकी अब आई एम रोहतक एंड ऑल पे फोकस करेंगे आगे। बाकी मिलते हैं बाद में। ओके, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।